Okay, so we are starting with the first question. When a ray of light travels from air to glass block, what happens to it? Its velocity increases and wavelength decreases. Its velocity decreases and frequency remains same. Its velocity decreases and frequency increases. Velocity remains the same and wavelength decreases. So the correct option is second part. How? Let's see. देखो, जब एक वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. व्हाई इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल? क्योंकि जब एक रे अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज करती है. रेयर मीडियम में जो वेलोसिटी है वो मोर है एंड डेंसर में जो वेलोसिटी है वो लेस है. ओके, सो अब देखो यहाँ पे रे मेरे पास एयर इज अ रेयर मीडियम, सो रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रही है तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी. और फ्रीक्वेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी भी किसी वेव की, चाहे वो जिस मीडियम से मर्जी ट्रैवल कर रही होए, वो कभी चेंज नहीं होती. सो जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी वेव के लिए कभी वेरी नहीं करती एंड जो वेलोसिटी है, क्योंकि वेव रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो डिक्रीज करेगी. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. For the second question, if refractive index of certain material is 2.5, the speed of light in this material is. The formula for refractive index for material is speed of light in vacuum to speed of light in medium. Okay, so speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to power 8. So refractive index is 2.5 and the value of velocity in medium comes out to be 1.2 into 10 raised to power 8 meter per second. So again for this question, third option is correct. Okay. Proceeding to the next question, a ray of light passes from medium 1 to medium 2 as shown. Which medium has greater refractive index? Now greater and smaller refractive index means, see, the medium which is having greater refractive index means that is dense in nature, and the medium which is having lesser refractive index is what? Is rarer in nature. Okay, so here clearly if a ray of light is moving away from normal, तो क्या हुआ होगा कि रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में आई होगी. ये जो लाइन आप देख रहे हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज नॉर्मल. तो वो जो रे ऑफ लाइट है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड की है, तो रे ऑफ लाइट जो है वो हमेशा तो जो रे ऑफ लाइट है वो फॉर श्योर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आई होगी. सो मीडियम 1 जो है वो डेंसर होगा. डेंसर मीन्स ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज मीडियम 1. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. In the next question, if an object is placed at 20 cm in front of a converging lens of focal length 10 cm, the image is. अब सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ लेंस कौन सा है. इट इज कन्वर्जिंग लेंस, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स लेंस. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स लेंस. सो दिस इज कन्वेक्स लेंस. इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या है? 10 cm. सो दिस इज 10 cm. अगेन इफ दिस फोकस इज 10 cm अवे, also this focus is 10 cm away. Okay, so what is the distance of 2f now? So 2f is 20 centimeters away, both sides. Okay, so since f is 10 centimeter, so automatically 2f is 20 centimeter. अब हम देखते हैं अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है. हमारा ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे, मीन्स ऑब्जेक्ट पड़ा है 2f के ऊपर. अब याद करिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो उसकी इमेज भी 2f पे बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी. मीन्स इमेज ऑन दिस साइड विल बी लाइक दिस. एंड व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज? सो साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम. साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर इक्वल. ओके, सो ऑप्शन 4 is correct. Real, inverted and same size. Now for the E part, a pool of water is 10 meter deep if bottom of the pool is viewed perpendicularly from air. Calculate the apparent depth of pool.
अब हम देखेंगे अपारेंट डेप्थ ऑफ पूल. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है रियल डेप्थ अपॉन अपारेंट डेप्थ. So refractive index is 4/3, real depth is 10 and apparent depth is x. So 2 5s are 10, 2 2s are 4. So it is here x is now 15/2 and correct answer is 7.5. So B option is correct, the second one. In the next question, what would happen to the apparent depth if pool is filled with a liquid of refractive index 2.5? So the answer is decreases. Second part, the second option is correct here. Why? Because you can clearly see refractive index is what? Real depth upon apparent depth. Okay, so real depth is constant, it is not changing, and since apparent depth is inversely proportional to refractive index. Inversely means if x is increasing, mu is decreasing. If x is decreasing, then mu is increasing. So automatically here, just look at the question what is asked. We are increasing the refractive index. See, initially the refractive index is 4/3. Just look in the previous question. Here the refractive index is 4/3, means approximately 1 point something. So if you are increasing refractive index, means if refractive index is increased, then automatically the apparent depth should have decreased. So the correct option is second part. In the next question, an object placed in front of a convex lens of focal length 20 cm as shown. What are the characteristics of image formed? अब क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट आप कन्वेक्स लेंस के आगे रखोगे हमेशा इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी, एक्सेप्ट द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ. अगर आप ऑब्जेक्ट एफ एंड ओ के बीच में रख रहे हो, इन बिटवीन एफ एंड ओ, इमेज इज ओनली वर्चुअल इन दैट केस, बट ऑल अदर केसेस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, बाकी सभी केसेस में जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है. मोर ओवर, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f से पीछे पड़ा है तो इस तरफ आपकी इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी f और 2f के बीच में, और जो साइज होगा इमेज का दैट शुड बी लेसर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, सो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. Now next question is, in which of the devices is this setup used? This setup is used in camera lens. आप clearly देखते हो कि आपके जो कैमरा का लेंस होता है और आप जिस ऑब्जेक्ट की इमेज कैप्चर कर रहे हो वो बहुत दूर पड़ी होती है, राइट? सो दिस टाइप ऑफ सेटअप इज यूज्ड इन कैमरा लेंस. अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज टेलीस्कोप में भी यूज हो सकती है, बट टेलीस्कोप के अंदर वो जो हम यूज करते हैं वो दो लेंस यूज करते हैं, एक सिंगल लेंस नहीं यूज होता. तो यहां पे हम बात करें सिंगल लेंस की तो वो बात होगी सिर्फ कैमरा लेंस के अंदर. सो दिस टाइप ऑफ सेटअप इज यूज्ड इन कैमरा लेंस. सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन कुड बी, अब देखो यहां पे आपको फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? फोकल लेंथ इज गिवन टू यू 20 सेंटीमीटर. सो ऑटोमेटिकली 2f कितनी दूर हो गया? 40 सेंटीमीटर हो गया ना. बट 40 के भी पीछे आपका ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, तो 40 से ज्यादा डिस्टेंस क्या हुआ यहां पे आपका? एक यही केस है 50 वाला. ओके, एंड मोर ओवर वाइट इज नेगेटिव, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है ऑब्जेक्ट से लेंस तक आएगी, सो इट शुड बी लेफ्ट टू राइट, एंड यू आर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. सो मेजरिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट मीन्स वी आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन of the direction of light. So automatically u will be negative. U is negative. Why? Because we are measuring distance against the direction of light. This is the direction of light L to R. Okay, from object to lens. So the answer is -50, the second option. In the next part, a child is given spectacle of greater power. The lens of his spectacle should have dash focal length. See again the formula for power of lens is what? 1 upon focal length.
So if power is greater, so automatically the focal length should be small because they are inversely proportional, right? So answer is second part. In the next question, for an object moving in circular path, the angle between velocity and centripetal force. Okay, so now you should know when the centripetal force acts. Whenever object is moving in a circular path, the centripetal force is acting towards the center. So this is my center O. So centripetal force is acting towards center, and where is the velocity acting? Velocity of particle is acting tangent to the path, and moreover we know the radius and tangent are perpendicular to each other. Again this is 90 degree, right? So the correct option is second part, 90 degree. Now for the next question, the diagram show three uniform beams P, Q and R each pivoted at center. Which of these rods turns counterclockwise? Here the term counterclockwise means anti-clockwise. Okay, so for this question we will evaluate net moment first. Net moment of force. What do you mean by net moment of force? Clockwise movement प्लस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ओके, सो अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे निकलेगी? देखो ये फोर्स आपको गिवन है, सो फोर्स गिवन है तो ये आपके बीम को किस तरफ लेके जाएगी? ये इस तरफ लेके जाएगी ना, तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी? दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज 4 into 2, इट इज 8 न्यूटन. ओके, एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वी आर टेकिंग पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट वी टेक नेगेटिव. सो अब क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगी? अगर ये चीज नीचे आएगी तो यहां से ऑब्जेक्ट आपका ऊपर को मूव करेगा. सो 4 into 1, दिस विल बी योर क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो 8 minus 4, this is 4. Okay, so 4 is your positive one, means anti-clockwise. Clear? We are measuring anti-clockwise. Now you can clearly check for these two cases also like this. So this is 20, this is 2 into 4, 8, and this is 5 into 2, 10. So see, 10 is greater than 8. So this one is positive and this one is negative. So when you will add, you will get negative answer. Negative movement. So negative movement means clockwise. Here again 1.5 into 2, on this side it is 3, and 1 into 4, this is 4. So this is negative because this is clockwise, and this is positive because this is anti-clockwise. And net movement क्या होगा? दोनों की addition. So -4 plus 3, it is -1. So minus answer is for clockwise. So again it is giving you clockwise movement. So correct option is the P bar, means first option is correct here. Okay. Energy from a compressed spring would be an example of. देखो spring का nature क्या है? Spring is of elastic nature. Whenever you are stretching the spring, any end of spring you are stretching, so what happens? It regains its shape. So this is called elastic behavior. And moreover, since you are changing the location of spring, the location of particles of spring by stretching it, or by you can say by stretching it, or you can say by contracting it, so means you are changing position. So energy associated due to position and location is potential energy. So the correct option is elastic potential energy. Third option is correct. For C part, what happens to the potential energy of pendulum between position 1 and 3? See, this third location is the lowest one. तो हम क्या कर रहे हैं? ये lowest वाले को एक reference level मान के चल लेते हैं हम अपने lowest system को. So this is at height h1 and this is at height h2. Okay, so this is at no height, means 0 height. Again this is at height h2, and sorry, this is at height h1 and this is height h2. You can clearly see these two are at the same level and these two are at the same level. Okay, so here what has been asked to us, what happens to the potential energy between 1 and 3? 1 से 3 तक जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी को क्या हुआ? देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है. तो जब आप 1 से 3 तक जा रहे हो, आपकी हाइट कम हो रही है ना, h2 इज ग्रेटर देन h1. ओके, एंड h1 0 से बड़ी है. तो मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप 3 से 1 तक जाएंगे तो इंक्रीज होगी,
अगर 1 से 3 तक जाएंगे तो डिक्रीज होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड पार्ट, दिस इज ट्रू, डिक्रीजेस. ओके, क्योंकि हाइट कम हो रही है बॉडी की तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटा बिलो इज गिवन द मास एंड स्पीड ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए बी सी एंड डी. 4 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, चारों के मासेस गिवन एंड वेलोसिटीज गिवन है. तो हमें बताना है विच ऑब्जेक्ट हैज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम किसका सबसे ज्यादा होगा? सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे सबका मोमेंटम. 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 5. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, सबको पता है ये. सो इसकी क्या वैल्यू आएगी? 6 टू 12, 4 5 20, 6 4 24 एंड 8 2 इज 16. सो सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका आया? ये आया ना 24. सो ऑब्जेक्ट सी हैज ग्रेटर मोमेंटम, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट ऑब्जेक्ट. सबसे पहले मुझे बताइए सबसे फास्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये है ना, ये सबसे फास्ट है और ये सबसे स्लो है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट पार्टिकल इज हाफ मास इंटू velocity square for the fastest particle. Now for the slowest particle, so it will be slowest particle is 2, so its mass is 8 and 2 square. So it comes out to be, this half will cancel out with this half, 2 ones are 2, 2 fours are 8. So here 36 upon 4 into 4. 4 ones are 4, 4 nines are 36. So 9 ratio 4 is the correct answer. The first option is correct. Now for the next question, observe the given diagram and answer the question 1 to 4. See, this is the diagram and we are concerned with if the mass of car is 600 kg, what is the change in potential energy from A to B? ए से बी तक आने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई? जितनी हाइट उसकी चेंज होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी. सिंपली पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन हाइट. ओके, पहले ऑब्जेक्ट आपका कहां था? 50 मीटर फ्रॉम ग्राउंड था, फिर वो कहां आ गया? 30 मीटर फ्रॉम ग्राउंड. तो उसकी हाइट कितनी चेंज हुई? 20 मीटर से चेंज हुई हाइट. मीन्स व्हाट इज देयर? सो क्लियरली द चेंज विल बी mg h2 minus h1 and this is say h1 and this is say h2. okay, so automatically h1 minus h2, 50 minus 30 is 20. so mass is 600. g को आप 10 ले लो क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है और h1 इंटू h2 इज 20. सो 6 2 ज़ा 12, 00 00. सो ये 3 zeros किलोज में कन्वर्ट हो गया. सो 120 किलो जाउल इज योर आंसर, मीन्स थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर. Now the next question is, if 600 kg cart is initially at rest, what is the velocity at point B? Now clearly see, अगर 600 kg वाला जो कार्ट है ये वाला, इस मोमेंट पे वो रेस्ट पे है इनिशियली, सो आपको यहां पे वेलोसिटी निकालनी है उसकी. सो दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, so it is half m change in velocity, final velocity minus initial velocity square is equals to work done. This is a energy and this is amount of work done. So work done is your 120 kilojoule. So it is equal to what? So we are writing it here as 120 kilojoule will be equal to half mass is 600 and final velocity square minus initial velocity square. Initially the body is at rest, so it is clearly equal to 300. 1 0 cancel out with this 1 0 and 30. So 3 10s are 30 and 3 4s are 12. Okay,
So v square, 3 zeros we are having, 1 2 3 4000 divide by 10 will be equal to v square. So v is equal to what? 400 square root, and which is equal to 20. So 20 meter per second is the correct answer. So the correct option is first part. So simply I am again telling you that we have simply applied the work energy principle. Work energy theorem states that the work done is equal to change in kinetic energy. उसने वर्क डन कितना किया होगा? जितना वर्क डन उस बॉडी में स्टोर्ड है, विच इज इक्विवेलेंट टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माय पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन, वर्क डन के बराबर है. तो वहां से हमारे पास क्या आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है और इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है. सो इट इज हाफ m. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? 600 and v square minus u square. So after simplifying we are getting velocity equal to 20. So first option is correct here. So next is, how much energy will the cart have on reaching the ground? Simply look here, cart हमारा यहां से चल रहा है, 50 मीटर हाइट पे है. नो डाउट यहां पे वो आ गया, 30 हाइट पे अभी भी है. तो याद करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? इनिशियल एनर्जी सम ऑफ इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल एनर्जी, राइट. सो इनिशियली हाउ मच एनर्जी इज देयर? जितनी इनिशियली उसके पास एनर्जी होगी वही सेम उसके पास फाइनल एनर्जी होगी. सो अब मुझे बताइए इनिशियली उस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी है? इनिशियली हमें बोला गया कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो टोटली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है. तो निकाल दीजिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? mg इंटू 50. सो मास इज व्हाट? मास इज 600 ग्राम्स किलोग्राम्स. 600 इंटू 10 इंटू 50. सो 5 6 30, 3 zeros होगी 4 and 5. 30 के साथ 5 zeros आ जाएंगी, 1 2 3 4 zeros आ जाएंगी 30 के साथ. ओके, सो द आंसर विल बी ये 300 किलो जॉल. ये पीछे की जो 3 zeros हैं वो किलोज में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको. सो 300 किलो जॉल विल बी योर आंसर. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज द कार्ड पोजेस एट पॉइंट बी? देखो इनिशियली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी 50 मीटर हाइट के इक्विवेलेंट. जब वो नीचे आई उसके पास वेलोसिटी भी है और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है? 30 के साथ. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे है, ठीक है, एट सम लोकेशन, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. सो बोथ ऑफ द एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, इज पोजेस्ड बाय द बॉडी एट पॉइंट बी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज this third one. Third option is correct here. Okay, now next question is, how is the mechanical advantage related to velocity ratio for practical machine? So mechanical advantage and velocity ratio, how they are related? बता सकता है कोई? देखो efficiency का फॉर्मूला क्या है? efficiency is equivalent to mechanical advantage and velocity ratio. and कोई भी एक practical machine है उसकी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज ऑलवेज लेसर देन 1. ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज लेसर देन 1. सो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेसर देन वेलोसिटी रेशियो. क्लियर? सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो वेलोसिटी रेशियो से हमेशा छोटा होगा. अच्छा, इसकी एफिशिएंसी 1 क्यों आई? क्योंकि लेस देन 1 क्यों आई? क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट. ओके, सो जब भी हम कोई इनपुट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो 100% एनर्जी जो है वो आउटपुट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है लॉस हो जाएगी. तो जो आउटपुट आपकी आएगी दैट विल बी ऑलवेज लेसर देन इनपुट. सो अगर ऊपर की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी है तो रेशो हमेशा 1 से कम आएगी. ओके, सो दैट्स व्हाई योर एफिशिएंसी इज लेस देन 1. सो मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1. फ्रॉम दिस फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज इज लेसर देन वेलोसिटी रेशियो. सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट.
In the next question, what is the mechanical advantage and velocity ratio of a block tackle system with pulleys and effort applied upward? Okay. अच्छा, अब देखो एक चीज होती है, whenever you are getting a block tackle system, तो उसके अंदर जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो होता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, तो ये इक्वल होते हैं। और किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ पुलीज अटैच इन द सिस्टम इफ एफर्ट इज अप्लाइड डाउनवर्ड। ओके, अगर एफर्ट डाउन अप्लाई हो तो ये नंबर ऑफ पुलिस के इक्वल होते हैं। अगर एफर्ट अपवर्ड अप्लाई हो, वेलोसिटी रेशियो, तो क्या होता है? नंबर ऑफ पुलिस से हम एक प्लस कर देते हैं इसको, सो इट विल बी फॉर एफर्ट अप्लाइड इज अप। अगर हम एफर्ट ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक पुली हमारे पास बढ़ जाती है उस केस में, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो है वो 1 वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है। सो इट इज, सो हेयर नंबर ऑफ पुलीज आर 8, सी हेयर 8 पुलीज आर देयर, और हम देखेंगे कि एफर्ट ऊपर अप्लाई है कि नीचे। अगर एफर्ट ऊपर अप्लाइड है तो क्या हो जाएगा? 1 इंक्रीज कर देंगे हम, तो आंसर विल बी 9। क्लियर? Now in the next question, in a single movable pulley, if effort end moves a distance of 60 centimeter, what distance does the load move? अगर एक सिंगल पुली है, उस केस में एफर्ट एंड जो है वो 60 सेंटीमीटर से मूव कर रहा है, व्हाट डज द लोड एंड मूव? सिंपल है, एफर्ट जितना मूव कर रहा है ना उसका हाफ कर देना, वो आपका लोड मूव हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसको डिराइव करने की कोशिश मत करना क्योंकि हमसे वो ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में ये ट्रिक याद रखना कि लोड हमेशा एफर्ट का हाफ मूव होगा। ओके, सो हियर 60 सेंटीमीटर इज योर एफर्ट मूविंग, सो हाउ विल द लोड मूव? एग्जैक्टली हाफ, सो 60 डिवाइड बाय 2 इज 30, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इन केस ऑफ ईच मूवेबल पुली, ठीक है, सिंगल मूवेबल पुली में वो हाफ हो जाएगा। 3 boxes each weighs 100 Newton. A man lift all the boxes together to form ground to the shelf that is 1 meter above the ground. The man takes 2 seconds to do this. How much useful power does the man produce to lift the box? अच्छा, अब सबसे पहले हमसे उसने क्या पूछ लिया? हमसे उसने पूछ लिया पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। अब तुम्हें वर्क डन भी नहीं पता तो वर्क डन कैसे निकलेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए तो देखते हैं फोर्स कितनी लगी। उसने बोला 3 बॉक्स हैं, एक बॉक्स पे है 100 न्यूटन वजन। अब डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करो, 2 और 3, एक का वजन है 100, तो ये पूरे सिस्टम का वजन कितना हो गया? 300 हो गया ना। सो 300 न्यूटन जो है वो आपकी फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। अब आप इसको लिफ्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ, कितनी डिस्प्लेसमेंट की आपने? 1.5 मीटर। सो योर वर्क डन कम्स आउट टू बी 300 इंटू 1.5, और जो नीचे टाइम है वो आ गया 2, सो इट इज 150. So the answer comes out to be 225 watt. So second option is correct. Next question is, which of the given properties of ultrasonic sound justify to use in sonar? अब सोनार में 2-3 उसके यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज तो यही है कि वो अनडेविएट होके यूज हो सकती है, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अलावा उसका यूज ये है कि वो ह्यूमन ऑडिबल वॉइस में मिक्स नहीं हो सकती। तो अगर मिक्स नहीं होगी तो उसमें नॉइसेस हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से वो बिना नॉइस को ऐड किए ही मूव कर जाती है। सो दिस इज द अनदर यूज। ओके, सो और इसमें कोई पॉइंट वैलिड नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी तो उसकी होती नहीं, उसके बाद मीडियम भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, एंड ट्रेवल्स एट फास्टर देन स्पीड ऑफ, ये भी नहीं पॉसिबल। सो ऑटोमेटिकली द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, next the second question is, the sound wave of wavelength 3 cm travels to water at distance of this, will the sound be heard by us? Okay, so tell me how much frequency of sound is heard by human ear, that is 20 hertz to 20,000 hertz, right? So अब हम चेक करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 hertz के बीच में आ रही है then this sound is audible, otherwise this sound is not audible. Okay, so हम चेक करते हैं वेवलेंथ कितनी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इज 3 × 10⁻⁻² मीटर, एंड वेलोसिटी इज 1500 मीटर पर सेकेंड।
So apply the formula. Velocity is equals to frequency into wavelength. So velocity is 1500, and what is the value of wavelength? It is 3 into 10 raised to power minus 2, and here is your frequency. So 3 5s are 15, so 500 is there. So frequency comes out to be 50000 hertz. Okay. अच्छा, अब मुझे बताइए ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? होगी 50,000 हर्ट्ज. सो 50,000 हर्ट्ज इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज. ह्यूमन ईयर से सुनने का सवाल ही नहीं पैदा होता. सो नो, द साउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय अस एज इट इज अल्ट्रासोनिक. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. In the next question, as an experiment, a man is standing in front of a cliff. He fires a gunshot and hears an echo after 1 second. So, if the speed of sound is 340 meter per second, answer the following questions. What is the distance between man and the hill? Here, a man is standing in front of a cliff. Here, it should not be hill, it should be cliff here. Okay, as there is no situation of mountain or hill is given in the statement. So it should not be hill here, so there should be a cliff. Okay, so this is a cliff, maybe cliff is on the mountain. Okay, so cliff is here, a man is standing in front of a cliff. Okay, and he fires a gunshot and hears echo after 1 second. So इसने जो echo fire किया वो कितने टाइम में आपको सुनाई दिया? That hear to you after 0.1 second. Okay, एंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड, अगर वेलोसिटी आपको है 340 मीटर पर सेकेंड, सो व्हाट इज द वैल्यू हेयर? वेलोसिटी इज 2x बाई टी. सो वेलोसिटी इज 340 इंटू टी बाई 2 इक्वल टू x. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड? इट इज 0.1. सो 340 इंटू 0.1 बाई 2, इट इज 17. सो 17 मीटर इज योर आंसर. Right, so third option is correct here. And next is, how far should he move away from his original position to hear the echo after 0.1 seconds? So it is clear that if a person is standing here, so he should have moved far away, तभी उसको जो echo है वो 0.5 सेकेंड में सुनाई दे रही है, मीन्स पहले से ज्यादा टाइम ले रही है ना echoes तक आने के लिए. so क्या टाइम पीरियड रहेगा? so velocity will be equal to अगेन 2x बाई टी. अब हम उसकी न्यू लोकेशन निकालते हैं कि वो इनिशियली वो यहाँ पे था. ओके, विच वॉज 17 मीटर्स अवे. अब वो फाइनली यहाँ पहुँच गया है, तो वेलोसिटी क्या आई है? 340 इंटू टाइम पीरियड कितना आया? 0.5. सो अपॉन 2 इज इक्वल्स टू टी. सो x कम्स आउट टू बी 85. सो उसकी जो न्यू लोकेशन आई है फ्रॉम द स्टार्ट, दैट इज 85. ओके, ये 17 है. So 85 में से when you are solving 17, so what comes? 68. It gives you 68. So the correct answer is 68 meters. The fourth option is correct. Okay. In the third question, how is the time of hearing echo affected from his new position if the man uses an ultrasonic blast instead of gunshot sound? देखो, time of hearing echo affected from his new position if man uses an ultrasonic blast instead of gunshot sound. दोनों ही देखो साउंड है, ठीक है, दोनों ही साउंड है, तो वेलोसिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज रिमेन्स सेम इन एयर, सो इट रिमेन्स अनअफेक्टेड. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. व्हेन अ मैन रिपीट्स this on a very hot day, he is unable to hear an echo. What could be the reason? तो इसका रीजन क्या रहा होगा कि मैन को कुछ सुनाई नहीं दिया? So here we are having 4 options. So first option we are having is, so here we are having first option, speed of sound increases with temperature. Speed of sound is increasing with temperature and reflected sound reaches him after 0.1 second. The second option is
Speed of sound increases with temperature. And reflection reaches him before 0.1 second. Speed of sound decreases with temperature. Speed of sound decreases with temperature and reflected sound reaches him after 0.1 second. ठीक है. And the fourth option is speed of sound decreases with temperature and reflected sound reaches him before 0.1 सेकेंड. अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है स्पीड ऑफ साउंड को? हाउ इज टेम्परेचर इफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड? सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, व्हाट हैपन्स? द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे विल मूव स्पीडीली. ओके, इनिशियली सी, लुक हियर, you are getting reflection after 0.1 seconds, but once you have increased the temperature, now since the molecule has gained their kinetic energy, so जो reflection है वो उससे भी उस टाइम से भी कम में आएगी. So जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, what happens? The reflection reaches him before 0.1 second. So the correct option is second part here. So second option is correct here. Now after that we are proceeding to the next question. In this question we must know that where must a point source of light be placed in front of a convex lens so as to obtain a parallel beam. See, here is my convex lens. So automatically एक ही केस है कि आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो आपकी रेज हैं वो पैरेलल चली जाएं, बट आपको बताना है कि इसमें फर्स्ट फोकस कौन सा होता है और सेकंड फोकस कौन सा होता है. सी, इसमें जो फर्स्ट फोकस आपका रहेगा दैट इज ऑफ दिस साइड एंड दिस इज योर सेकंड फोकस. ओके, सो योर ऑब्जेक्ट शुड बी लोकेटेड एट फर्स्ट फोकस so that you can get parallel beam of light after refraction. So first answer is correct for this. So next is energy stored in the bonds between atom is, it is clear, nuclear energy, the third one. For the C part, a lorry of mass 4000 kg is traveling at a speed of this, a car has mass this, the kinetic energy of car is equal to kinetic energy of lorry, calculate the car speed. अच्छा, अब देखिए half mass of lorry into velocity of lorry square is equal to half mass of car velocity of car square. ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ये रहा. एनर्जी ऑफ कार जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉरी के इक्वल है. सो हाफ मास ऑफ लॉरी हम डालेंगे, ये आ रहा है 4000 और वेलोसिटी कितनी आ रही है, ये आ रही है 4 स्क्वायर, हाफ है. अब मास ऑफ कार क्या है 1000 और वेलोसिटी ऑफ कार क्या है वो हमें नहीं पता. सो 3 zeros आर कैंसलिंग विद दीज 3 zeros एंड हाफ विल कैंसल आउट विद दिस हाफ. सो वेलोसिटी ऑफ कार here is 4 for the 16 for the 64. So velocity of car comes out to be 8. So the correct option is the first part, which is correct. Okay. So next is path of ray of light coming from air passing through a rectangular slab traced by 4 students. Which of them is correct? So इन चारों में से कौन सा सही रहेगा? देखिए, फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता बिकॉज इट इज गोइंग स्ट्रेट, सो इट इज ओनली पॉसिबल इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम्स आर सेम. सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट क्योंकि यहां पे दो मीडियम्स अलग अलग हैं, वन इज ग्लास एंड वन इज एयर. सो अगेन द सेकंड वन इज ऑल्सो नॉट ट्रू बिकॉज यहां पे भी रिफ्रैक्शन होनी चाहिए थी और नहीं हुई, लाइट रे बेंड नहीं हुई. इन द फोर्थ केस देखो, ध्यान से देखना इस डायग्राम को, ये हमारे नॉर्मल्स हैं और चाहे मेरी जो रे ऑफ लाइट है वो एयर टू ग्लास जा रही है, मींस रेयर टू डेंसर जा रही है, और चाहे वो डेंसर टू रेयर जा रही है, मींस फ्रॉम ग्लास टू एयर. दोनों ही तरह से उन्होंने इस डायग्राम के अंदर तुम्हारी रे को टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया हुआ है, जबकि एयर टू ग्लास जाने टाइम वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब वो ग्लास टू एयर जा रही है तो उसे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होना चाहिए था. So यहाँ पे वो towards आ रही है, so this diagram is not valid. So only the case which is valid is this second diagram. So second diagram is correct for this. Okay. Next is in the E part, a ray of light from water to glass straight without bending. अच्छा, अब without bending एक ray of light कब जाती है? जब वो perpendicular to the surface आए. And perpendicular to the surface means that should be normal to the
सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे दोनों एक दूसरे को के या तो पैरेलल हैं या फिर कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, इन दोनों केसेस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 आ रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल विच इज 0. सो योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, second part is correct. And now see, an oblique ray of light passes without bending between two medium is shown. Compare the refractive indices of two medium. अगर दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तभी रे विदाउट बेंडिंग निकलेगी। ओके, अगर दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तभी रे विदाउट बेंडिंग जा रही है। सो मीन्स बोथ द रेशियो इज 1:1. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन. Now in the next question, a monochromatic beam of light is shown in figure if angle of incidence is 37 degree. So इसके लिए हमें पता है प्रिज्म फॉर्मूला होता है A plus delta is equals to I plus E. अब उसने बताया हमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है 37 डिग्री और एंगल ऑफ इमर्जेंस है 43 डिग्री, हमें डेल्टा निकालना है। तो एंगल ऑफ जो प्रिज्म है दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म होता है, प्रिज्म इज हैविंग बेस इक्विलेटरल, सो एंगल ऑफ ईच ट्रायंगुलर face is 60 degree. Okay, so equilateral triangle has each angle 60 degree. So A plus delta is equals to 37 plus 43. So it comes out to be 80 and it is 60 plus delta. So delta comes out to be 20 degree. So here first option is correct. Next is, if the monochromatic light is replaced by white light, the phenomena which is observed. जो व्हाइट लाइट है अगर वो पड़ रही है किसी प्रिज्म के ऊपर तो उसमें से एक तो 7 कलर्स निकलेंगे और दूसरा सारे के सारे कलर्स जो हैं वो नॉर्मल से बेंड कर जाएंगे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड वन, डिस्पर्जन एंड डेविएशन. इज इट ओके? ओके. सो नेक्स्ट इज, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज डिक्रीज सो एंगल ऑफ डेविएशन इफेक्टेड. देखो, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है और जो एंगल ऑफ डेविएशन है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इफ ए इज इंक्रीजिंग देन डेल्टा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. If A is decreasing, the delta is also increasing. So here we will see what is the situation. So angle of prism is decreased. So what will be the angle of deviation? So it will also decrease. So second option is correct here. Next is, which color of the visible spectrum has the maximum speed in the prism? जो कलर सबसे कम बेंड होगा, जिसमें सबसे कम रिफ्रैक्शन होगी, वो सबसे फास्ट होगा. So हम जब भी देखते हैं प्रिज्म में से तो विबग्योर हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं. तो द टॉप मोस्ट कलर इज रेड विच विल बेंड द लीस्ट. सो जो कलर कम बेंड हुआ उसकी स्पीड ज्यादा है. सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. इज इट ओके? सो द फोर्थ आंसर इज करेक्ट. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. अगर स्टिल इस कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है, सो यू मस्ट मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन. एंड मोर ओवर, अगर आपको कोई चैप्टर या कोई टॉपिक में कंफ्यूजन आ रही है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, सो यू कैन कमेंट दैट इन योर कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन प्रेजेंट इट फॉर यू. So guys, see you again in the next concept. So till then, keep supporting us by liking and sharing our video. And moreover, do not forget to post your queries in the comment section. Okay? So see you again guys in the next video. God bless you all.